नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम नागराज का कहर कॉमिक्स पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। और नागराज तिलिस्माचार्य के साथ तिलिस्म के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका था। तो ये है तिलिस्म का दूसरा भाग। आगे जाने का रास्ता साफ तो नजर आ रहा है, लेकिन यह मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती बिजली हमारा काम मुश्किल कर सकती है। बारिश और बिजली कोई समस्या खड़ी नहीं कर पाएंगी नागराज को, कि मैं तूफानी तिलिस्म से इन बादलों को छितर दूंगा। तेज हवाएं तिलिस्म बादलों को टुकड़े टुकड़े बांटने लगी और समस्या ज्यादा कठिन हो गई। वायु को रोके तिलिस्माचार्य, बादलों के टुकड़े टुकड़े अब दिशा में फैलकर बिजलियां गिरा रहे हैं। पहले कम से कम यह स्थान तो सुरक्षित था। मैं गरुड़ द्वारा उड़कर उस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ऐसी कोशिश में कोई बिजली अगर आप पर गिर सकती है, खंबे पर चलकर जाना ही सबसे सुरक्षित लगता है। ठीक है नागराज, आगे बढ़ो, पर जरा संभल कर। पानी के कारण खंभों पर की चिकनाई बढ़ गई है। तभी बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाज गूंज उठी। रुक जाओ, मैं इस तिलिस्म की रक्षक हूँ। मैं किडिट हूँ, बादलों की पुत्री। इस रास्ते पर एक कदम भी आगे रखा तो तड़ित से भस्म कर दूंगी। वापस लौट जाओ। नागराज ने पीछे पैर रखना सीखा ही नहीं। वैसे भी हम तो ऊपर से गिरे हैं, पीछे कैसे जाएं? तो फिर ऊपर चले जाओ। पलक झपकने से पहले ही खंबे के स्थान पर सिर्फ उसका ढांचा बच गया और नागराज के शरीर का ढांचा तक नहीं बचा था। नागराज, क्या सचमुच मर गया नागराज? नहीं तिलिस्माचार्य, नागराज को मरना अगर इतना आसान होता तो नागराज कभी का मर चुका होता। तुम मेरे पीछे कैसे आ गए और तुम बचे कैसे? ऐन वक्त पर अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर बाल बाल बचा। लेकिन इस प्रकार हम आगे कैसे जाएंगे? खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। मुकाबला बिजली से है तो बिजली से भी तेज गति से चलना पड़ेगा। तू अब सर्प रस्सी पर भूलकर क्रेडिट से बचना चाहता है, लेकिन तेरे ये कोशिश सफल नहीं होगी। तू चाहे कितना भी फुर्तीला हो, लेकिन बिजली की गति को मात नहीं दे सकता। तू फुर्तीला है, मेरे वारों को पहले से ही बाप कर बच रहा है, लेकिन तू सर्प रस्सी द्वारा खंबे से जुड़ा हुआ है और सर्प रस्सी मेरे वारों से बच नहीं सकती। मैं ऐन वक्त पर अपने आप को संभाल कर इस खंबे से चिपक गया, वरना नीचे मौत मेरा इंतजार कर रही थी। अब देखती हूँ तू किस प्रकार बचेगा नागराज। अब तो इन विद्युत तरंगों से बचना असंभव हो गया है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा जरूर। तिलिस्म तोड़ने का उपाय हर तिलिस्म में जरूर होता है, लेकिन बादलों की बिजली को रोकने का यहाँ पर भला क्या उपाय हो सकता है तो एक नाग रस्सी खंबे की सरियों पर जा लिपटी और दूसरी नाग रस्सी कीडित की तरफ लपकी। अब तुझे मरने की जल्दी हो रही, शायद इसलिए तू मुझ पर नाग रस्सी छोड़ रहा है। मुझे मरने की नहीं, तिलिस्म पार करने की जल्दी है कीडित, और उसके लिए तुमको मेरे रास्ते से हटना पड़ेगा। दोनों जुड़ी हुई नागरस्सियां एक कार कीडित के शरीर से स्पर्श होते ही कीडित का शरीर सलाखों में समाने लगा। एक पल ही में कीडित को नामो निशान खत्म हो गया। यह चमत्कार कैसे हुआ नागराज? कीडित कहाँ गायब हो गई? वह पृथ्वी में समा गई है तिलिस्माचार्य। हम अपनी इमारतों के बादलों को बिजली से बचाने के लिए लोहे की ऐसी सलाखों का प्रयोग करते हैं जिसका एक सिरा धरती में दसा होता है। वह सलाख यानी तड़ित चालक गिरती बिजली को अपनी तरफ खींचकर उसे धरती में प्रभावित करके नष्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ इन सलाखों ने भी किया है। इस तिलिस्म का यही कीडित की शक्ति की काट थी। अब हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने का रास्ता साफ है, सिर्फ फिसलन और बिजलियों का ध्यान रखना है। आइए। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद दोनों वह खतरनाक रास्ता पार कर चुके थे। आखिरकार इस तिलिस्म को पार कर गए। अगला चरण का द्वार सामने है। रुकिए तिलिस्माचार्य, यह कदम खतरा है। घुसने से पहले इस द्वार की जांच कर लेना उचित है। घुसने की चेष्टा करने के द्वार बंद होकर मेरे सांपों को गाजर की तरह काट दिया और अब द्वार के अंदर से रस्सी निकलकर हमको जकड़ रही है। अब ये रस्सी हमको द्वार की तरफ खींच रही है। इच्छाधारी कणों में बदलकर पीछे आज़ाद हो जाऊं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये शिकंजा मेरी इच्छाधारी कणों को भी नहीं छोड़ रहा है। यानी हम तुम्हारे सांप की तरह कट जाएंगे? नहीं तिलिस्माचार्य, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये द्वार किसी के भी घुसने पर बंद हो जाते हैं और मेरा पैर डालने पर भी ये बंद होगा जरूर, लेकिन बंद होने के पहले ही मैं अपना पैर खींच लूँगा और ये रस्सी कट जाएगी। हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम आज़ाद होकर करेंगे क्या? पीछे के सारे स्तंभ तो गायब हो चुके हैं। हम ना आगे जा सकते और ना पीछे जा सकते हैं। आप तो तिलिस्माचार्य है, फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि तिलिस्म तिलिस्म के अंदर ही छुपी होती है। अगर हम आगे पीछे और ऊपर नहीं जा सकते तो हम नीचे जाना होगा। हमको तिलिस्म ने ये रस्सी इसलिए दी है ताकि हम नीचे जा सके, लेकिन नीचे जाने के लिए ना तो मुझे रस्सी जरूरत है और ना ही आपको। थोड़ी ही देर बाद नागराज और तिलिस्माचार्य के तीसरे चरण में पहुंच चुके थे। अद्भुत महान तिलिस्म निर्माता है वेदाचार्य। ऐसे जटिल तिलिस्म का निर्माण करना तो तालिस्मान के वश से भी बाहर की बात है। तारीफ बाद में करिएगा तिलिस्माचार्य, पहले इस तिलिस्म का निरीक्षण तो कर ले। हम बर्फ से ढके एक पर्वत की चोटी पर खड़े हैं और यह पर्वत एक ज्वालामुखी है। सामने बर्फ से ढकी एक और पर्वत चोटी और यह हमारे बीच में सिर्फ बर्फ से ढकी घाटी। अब हमको जाना कहाँ है? सामने वाली चोटी ही हमारी मंजिल है। हमको वहाँ तक पहुँचना, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बीच में कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आ रहा जो हमको वहाँ पहुँचने से रोके।
खतरा आपके ठीक नीचे है तिलिस्माचार्य। लावा का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम आगे नहीं बढ़े तो लावा हमें खाक कर देगा। इस तिलिस्म की काट बनाने मेरे बस की बात नहीं है। उड़कर उस चोटी तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैं भी नाग रस्सी द्वारा उसे पार करने की कोशिश करता हूँ। यार रुकना, मौत की दावत देना है। दोनों ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। बर्फ़ के गिरने की गति एकाएक तेज हो गई। मैं बर्फ़ में ढका जा रहा हूँ और इसका वजन मुझे उड़ने से रोक रहा है। आप भी सर्प रस्सी पर आ जाइए, लेकिन मेरे सर्प रस्सी पर इस भीषण ठंड को ज़्यादा देर तक नहीं सह पाएंगे। हमको जल्दी से जल्दी उसे पार पहुँचना होगा। वैसे भी मुझे डर है कि तिलिस्म में किड़गित जैसे खतरा भी मौजूद होगा और वो हम पर कब तक टूट पड़े इसका कोई भरोसा नहीं। घाटी की बर्फ़ उठकर तिलिस्म प्राणी का आकार ले रही है और ये प्राणी हम पर हमला कर रहे हैं। शीत से मेरी शक्तियाँ क्षीण हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इनको अपना रास्ता रोकने नहीं दूंगा। लेकिन ये तो संख्या में बढ़ते ही जा रहे नागराज जगह जगह पैदा हो रहे हैं। खतरा बढ़ रहा है तिलिस्माचार्य। ये प्राणी हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे और नाग रस्सी कभी भी टूट सकती है। लेकिन और कोई भी रास्ता तो नहीं है। हम इनको नष्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। उफ, नाग रस्सी टूट गई। बर्फ़ मुझे उठने भी नहीं दे रही है, वरना मैं तुमको बचा लेता। अब तो घाटी में गिरकर हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन बच गए। मर गई। यह चट्टान तो बहुत गर्म है। कमबख्त ने यहाँ लाकर पटक दिया। हम जहाँ से चले थे वहीं पर वापस आ गए, ज्वालामुखी के मुहाने पर। और अब खतरा और बढ़ गया। ज्वालामुखी दहाना लावे से भरा गया है और अब लावा नीचे गिरने लगा है और सामने ये हिम प्राणी हमारा रास्ता रोक कर खड़े हैं। इधर भी मौत और ऊपर भी मौत। अब हम सामने वाले शिखर तक कैसे पहुँचेंगे? इन हिम प्राणियों को ख़त्म करना होगा, लेकिन कैसे? ये चट्टान तो सचमुच काफ़ी गर्म है, पर कैसे? आसपास की चट्टान तो इतनी गर्म नहीं है। सोचना बंद करो नागराज और कुछ करो। लावा अब हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन उससे होगा क्या? समझ गया। आप उस चट्टान को खिसकाइए तिलिस्माचार्य और मैं इस चट्टान को खिसकाता हूँ। यह चट्टान लावे के संपर्क में है, इसलिए इतनी गर्म है कि इनके हटते ही लावा इन छेदों से पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा। यहाँ से बहकर ये लावा घाटी में पहुँचेगा और सारी बर्फ़ को पिघला कर भाप और पानी में बदल देगा। साथ ही प्राणी भी खत्म हो जाएंगे। एक चमत्कार और हो रहा है नागराज। पिघला हुआ पानी घाटी में भर रहा है। पहाड़ों पर भी की बर्फ़ भी पिघल कर पानी का स्तर बढ़ा रही है। कुछ ही देर बाद पूरी घाटी पानी से भर गई। तिलिस्माचार्य और लावे का बहाना भी रुक गया है। अब हम पानी में तैरकर आराम से चोटी तक पहुँच सकते हैं। इस तिलिस्म को सिर्फ तुम जैसा जुझारू इंसान ही तोड़ सकता था नागराज। मैंने तो हार मान ली थी। और कुछ देर बाद नागराज और तिलिस्माचार्य उस पर्वत की चोटी पर खड़े थे। नीचे अंधकार है और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। रास्ता तो यही है नागराज, हमको नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जरा संभल कर तिलिस्माचार्य, कहीं ये रास्ता भी उस द्वार की तरह मौत का द्वार ना हो। नीचे से कुछ आवाज़ आ रही नागराज, जैसे कहीं पर कोई तीव्र तूफान घूम रहा हो। यह तूफान नहीं है तिलिस्माचार्य, एक जाल चक्र है और इसकी तीव्र शक्ति हमें नीचे की तरफ खींच रही है। पता नहीं ये हमको मौत की तरफ ले जाएगा या तिलिस्म के अगले चरण की तरफ। चक्रवात ने हमें पानी के अंदर ला पटका है। क्या यही तिलिस्म का चौथा चरण है? ऐसा न जाने कितने चरण और होंगे। वेदाचार्य छोटा तिलिस्म नहीं बना सकता था क्या? इस तिलिस्म में फिलहाल तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है सिवाय एक खतरे के, और वह यह है कि पानी में सांस नहीं ली जा सकती और बगैर सांस लेने इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये हवा के बड़े बड़े बुलबुले शायद इसी समस्या का हल है। दम घुट रहा है, मुझे सांस चाहिए, हवा चाहिए और हवा इस बुलबुले में मौजूद है। लेकिन बुलबुले में मुंह डालते ही ओ तिलिस्माचार्य अचेत हो गए। यानी बुलबुलों की आवाज़ जहरीली और घातक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं। तिलिस्म का हल तिलिस्म में ही छुपा होता है। इसमें से कुछ बुलबुलों में स्वस्थ वायु जरूर होगी, लेकिन इन बुलबुलों का पता कैसे लगेगा? देखने में तो सारे बुलबुल एक जैसे ही हैं। अगर जल्दी शुद्ध वायु का पता नहीं चला तो तिलिस्माचार्य दम तोड़ देंगे। एक तरीका है, मेरे सर्प जिन बुलबुलों में जाकर जीवित रह सकेंगे उनमें स्वच्छ वायु होगी। इन दोनों बुलबुलों में शुद्ध वायु है। एक में तिलिस्माचार्य सांस ले सकते हैं, दूसरे में मैं। हवा का माध्यम पाकर पानी में बोलने की भी संभव हो गया है। शुक्रिया नागराज, अगर तुम सही बुलबुलों को ना ढूंढ पाते तो हम दोनों का जीवित रहना मुश्किल था। ये बुलबुलें हमको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। जहाँ से ये हवा आ रही है वहाँ से बाहर निकलने का मार्ग जरूर होगा। बुलबुलों का पीछा करते करते यहाँ से बुलबुलें आ रहे हैं, पर यहाँ पर दो द्वार हैं। एक में आग दहक रही है और दूसरे में बुलबुलें आ रहे हैं। यह बताने के लिए तिलिस्म ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है नागराज की हमको बुलबुले की द्वार में जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ से जीवनदायिनी हवा होगी। द्वार पार करने के लिए तुम दोनों को इस दीवार को पार करना होगा। सफल हो सकोगे आगे चलने जाना? ओह, अभी ये मुसीबत भी बची है, लेकिन इससे निपटना मुश्किल नहीं होगा। मेरे तिलिस्मी चक्र इसको टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
कोई फायदा नहीं हुआ। तिलिस्माचार्य इसका शरीर बेलों से बना और उन समुद्री बेलों ने तेजी से बढ़कर उसके शरीर को संपूर्ण कर दिया है और अब ये हवा के बुलबुलों को हमसे दूर कर रहा है ताकि एक बुलबुले की हवा खत्म होने के बाद हम दूसरे बुलबुले में सांस ना ले सके। इसने मेरा दंड भी छीन लिया। मैं तिलिस्म में बाहर नहीं कर सकता और इसकी जकड़ से मेरे शरीर में रही हवा को भी बाहर निकाल रहा है। मेरी कलाइयाँ भी बंद है, सर्प सेना बाहर नहीं आ सकती। फुकार का प्रयोग किया तो फेफड़े में बची हवा भी साथ साथ बाहर निकल जाएगी। क्या करूँ इस शिकंजे से आज़ाद होने के लिए? यह आग, पानी में सुलगती आग का एक ही अर्थ हो सकता है, यह इसको नष्ट करने के लिए शिवर को आग में जलाया जा सकता है। नागराज ने पूरी शक्ति लगाई और मैं आग तक तो पहुंच गया, लेकिन जो आग मुझे उबाल दे रही है उसका शिवार के पत्ते रूपी हाथों पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा। यानी शिवार को इस आग में जलाया नहीं जा सकता। और फिर कौन सा तरीका बचा है? किसी जल प्राणी की कमजोरी भला क्या हो सकती है? इसका जवाब तो आसान है। नागराज ने तीव्र वार शिवार के विशालकाय शरीर को हिलाने लगे। आखिरकार उसके पैर तल से उखड़ गए और उसका मुंह बुलबुले उलगती गुफा के अंदर जा गिरा। और उसी पल नागराज ने शिवार को दबोच लिया। अब मुझे इसको हिलाना नहीं देना है, वरना यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। कुछ पलों तक छटपटाने के बाद शिवार शरीर शांत पड़ गया और स्वच्छ हवा के बुलबुलों ने नागराज और तिलिस्माचार्य के फेफड़ों में सांस फिर से लौटा दी। यह चमत्कार कैसे हुआ नागराज? शिवार खत्म कैसे हो गया? मैं शिवार की कमजोरी ढूंढ रहा था और पानी में रहने वाले हर जीव की एक ही कमजोरी होती है, हवा। हम पानी के सांस नहीं ले सकते और जलचर हवा में सांस नहीं ले सकते। यही ख्याल आते ही मैंने शिवार का मुंह उस गुफा में घुसा दिया जो हवा के बुलबुलों से भरी हुई है और सांस न ले पाने के कारण शिवार खत्म हो गया। वाह नागराज, अब हमको तुरंत इस वायु से भरी गुफा में घुसकर तिलिस्मा के आगे चरण में पहुंचाना चाहिए, नहीं तिलिस्माचार्य वायु से भरी गुफा हमको हमारी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। हमको आग से भरी गुफा में जाना होगा। यही है वेदाचार्य का तिलिस्म। यह तिलिस्म पृथ्वी पर आधारित है। याद कीजिए, ब्रह्मांड में हम पृथ्वी पर आए। फिलहाल आगे चरण में हमको बादल मिले। पृथ्वी के ऊपर हवा और की वस्तु थी। अगला चरण पर्वत कहिए, थल, या थल के बाद समुद्र आता है और समुद्र के बाद पृथ्वी का केंद्र ही आएगा जो आग से भरा होता है, हवा से नहीं। तुम्हारा कहना ठीक है नागराज, लेकिन आग की गुफा में पार कैसे जाएंगे? शिवार के पत्तों को लपेट कर। यह आग इन पत्तों को नुकसान ही पहुंचाती है। कुछ देर बाद उम्मीद है कि यह तिलिस्म का अंतिम चरण होगा नागराज। अंतिम ही है। तिलिस्माचार्य के बाद पृथ्वी का केंद्र ही आएगा, तिलिस्म का अंत। टटोल टटोल कर आगे बढ़ते नागराज और तिलिस्माचार्य जल्दी गुफा के अंत तक आ पहुंचे हैं। आगे तो लावे से भरा हुआ कुंड है नागराज। खड़े हो सकने तक एकमात्र जगह यही है और यहाँ पर भी ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, हम तीव्र गर्मी से मर जाएंगे। हमको उसी बीच वाली चैन को तक पहुंचना है जो एक ढक्कन से जुड़ी हुई है, वही हमको तिलिस्म के पार ले जाएगी। मैं दीवार से चिपककर वहां तक पहुंच सकता हूं, आप गरुड़ दंड से उड़कर। लेकिन दोनों को जल्दी ही ये विचार त्याग देना पड़ा। लावा कुंड से सर्पाकार आकृति निकलकर हम पर हमला कर रही है, हमको नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन ये तो नीचे उतरने का भी हमारा पीछे नहीं छोड़ रही। अगर इन्होंने हमको लपेट लिया तो हम भस्म हो जाएंगे। नागराज क्या हुआ? मैं ठीक हूँ तिलिस्माचार्य। आश्चर्य की बात यह है कि इनका धड़ गर्म है, सिर एकदम ठंडा है। शायद यही चैन तक पहुँचने का रास्ता है। इन अग्नि प्राणियों के ठंडे सिरों को पकड़कर लटक जाइए। ये हवा में लहराते हुए जैसे ही बीच वाले चैन तक पहुँचेंगे वैसे ही चैन को पकड़ लीजिए। ऐसा हम इन्हें अपनी अग्नि प्राणियों से भी बचे रहेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे हैं। मैं अपने दंड को इस अग्नि प्राणी के शरीर पर अटका कर लटक जाता हूँ। नागराज, तिलिस्माचार्य का दंड खिसक गया है। नागराज का हाथ चैन पर कसते ही ढक्कन ऊपरी तरफ खींचने लगा और साथ साथ नागराज और तिलिस्माचार्य भी ऊपर जाने लगे। और कुछ पलों बाद हुआ, हम तिलिस्म के केंद्र में आ गए। लेकिन जरा देर से पहुंचे हैं तिलिस्माचार्य। तंत्रा भी हमारे साथ साथ वहां आ गया है। अग्रज का शरीर हासिल करने की कोशिश बेकार है तंत्रा। अब हम दो हैं और तुम सिर्फ एक। थोड़ा सा गलत बोल रहा है नागराज। तुम एक हो और हम दो। तू जो समझ रहा है मैं वह नहीं हूँ। मैं तो तलिस्मान का एक सेवक हूँ जिसको तलिस्मान ने तेरे साथ भेजने के लिए बुलाया था। तलिस्मान को आशंका थी कि उसकी कोशिशों के बावजूद तू तिलिस्म को तोड़ ही लेगा, इसलिए मैं तलिस्मान का दुश्मन बनकर तेरे दोस्त बन गया और तेरे साथ साथ यहाँ आ गया। ख़त्म तो तुझे तिलिस्म में ही कर देना चाहिए था, पर क्या करता। हर जगह खुद मेरी जान के खतरे में फंसी हुई थी, पर अब सिर्फ तेरी जान जाएगी। अग्रज के स्थान पर हम तेरी लाश रखेंगे नागराज। और इसी के साथ नागराज का कहर कॉमिक्स का अंत होता है। इसका अगला पार्ट तांडव हम लेके जल्दी ही आपके सामने पेश होंगे। भाइयों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।